एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट दिग्विजय, पीजी ऑटोनमस कॉलेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो है फ्रैंक कॉन्डोन प्रिंसिपल। तो सबसे पहले फ्रैंक कॉन्डोन प्रिंसिपल स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्वांटम केमिस्ट्री दोनों ही विषय में यूज़ किया जाने वाला एक कॉमन प्रिंसिपल है। It explains the intensity of vibronic transitions. Vibronic transition की intensity के बारे में फ्रैंक कॉन्डोन प्रिंसिपल बेस्ड है। Vibronic transitions क्या होते हैं? Vibrational plus electronic transition, ये होता है vibronic transition. Simultaneous changes in electronic and vibrational energy levels of a molecule due to absorption or emission of a photon is called vibronic transition. यानी किसी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में यदि साइमल्टेनियसली चेंज होता है, ये चेंज किस कारण होगा? फोटॉन के अब्जॉर्प्शन या एमिशन के कारण, तो इसे वाइब्रोनिक ट्रांजिशन कहेंगे। यानी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल दोनों एक साथ चेंज होने पर वाइब्रोनिक ट्रांजिशन कहलाता है। स्टेटमेंट, फ्रैंक कॉन्डोन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या है? ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अ चेंज फ्रॉम वन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल टू अनदर will be more likely to happen if the two vibrational wave functions overlap more significantly. During an electronic transition, यानी जब एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है, a change from one vibrational energy level to another. इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से एक्साइटेड एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होगा, तो उस दौरान हो सकता है कि वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में चेंज हो। तो ये कब होगा? is more likely to happen if the two vibrational wave functions overlap more significantly. तो जो ग्राउंड स्टेट का वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है और एक्साइटेड स्टेट का वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है, यदि दोनों आपस में उनके वेव फंक्शंस ओवरलैप करते हैं तो इस तरह के ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। यानी जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है तो ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल का यदि चेंज होता है तो वो ट्रांजिशन ज़्यादा प्रोबेबल होगा जहाँ ये दोनों वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के वेव फंक्शंस एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। यदि ओवरलैपिंग नहीं होगी तो प्रोबेबिलिटी इस प्रकार के ट्रांजिशन की कम होगी। क्लासिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ फ्रैंक कॉन्डोन प्रिंसिपल। IUPAC कंपेंडियम ऑफ केमिकल टर्मिनोलॉजी के सेकेंड एडिशन 1997 के अनुसार द फ्रैंक कॉन्डोन प्रिंसिपल इज़ द अप्रॉक्सीमेशन दैट एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज़ मोर लाइकली टू अकर without changes in the position of the nuclei in the molecular entity and its environment. यानी फ्रैंक कॉन्डोन प्रिंसिपल ये कहता है, या फ्रैंक कॉन्डोन अप्रॉक्सीमेशन ये कहता है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज़ मोर लाइकली टू अकर, उसके होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी विदाउट चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई इन द मॉलिक्यूलर एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। यानी जब एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है तो उस दरमियान न्यूक्लियाई के पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा। The resulting state is called a Frank Condon state and the transition involved a vertical transition. इस स्टेट को फ्रैंक कॉन्डोन स्टेट कहते हैं और जो ट्रांजिशन है वर्टिकल ट्रांजिशन है। वर्टिकल ट्रांजिशन क्या होगा हम लोग इसे आगे चल के देखेंगे। अब देखिए, फ्रैंक कॉन्डोन प्रिंसिपल में ये कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जब होगा तो न्यूक्लियाई की पोजीशन में चेंज नहीं होगा। इससे पहले हम लोगों ने बॉर्न ऑफेनहीमर अप्रॉक्सीमेशन में देखा था कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को कंपेयर किया गया था। तो न्यूक्लियस का साइज़ बड़ा है, इलेक्ट्रॉन का साइज़ छोटा है, इसलिए न्यूक्लियस की स्पीड कम है और इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज़्यादा है। तो बॉर्न ऑफेनहीमर अप्रॉक्सीमेशन में इन दोनों एनर्जीज़ को, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की एनर्जी को सेपरेट माना गया था, हर प्रकार की एनर्जी को सेपरेट माना गया था।
और ये कंक्लूजन निकला था कि जब इलेक्ट्रॉन किसी प्रकार का ट्रांजिशन शो करता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन शो करता है, तो उस दरमियान न्यूक्लियस की पोजीशन में चेंज नहीं होता। तो यहाँ फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल में भी वही लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जब होता है तब न्यूक्लियस की पोजीशन में चेंज देखने को नहीं मिलता है। इसे फ्रैंक कोंडोन स्टेट कहते हैं। द क्वांटम मैकेनिकल फॉर्मुलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, यदि हम क्वांटम मैकेनिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल का, तो वो ये कहता है कि इंटेंसिटी ऑफ अ वाइब्रोनिक ट्रांजिशन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ओवरलैप इंटीग्रल बिटवीन द वाइब्रेशनल वेव फंक्शंस ऑफ द टू स्टेट्स दैट आर इन्वॉल्व इन द ट्रांजिशन। यानी जिन दो वाइब्रेशनल स्टेट्स के बीच में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है, ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक लेवल और एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के बीच में, उन दोनों वाइब्रेशनल लेवल के वेव फंक्शंस का जो इंटीग्रल है, ओवरलैप इंटीग्रल है, उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी ऑफ वाइब्रोनिक ट्रांजिशन। The quantum mechanical formulation of this principle is that the intensity of a vibronic transition is proportional to the square of the overlap integral between the vibrational wave function of the two states that are involved in the transition। यदि कोई वाइब्रोनिक ट्रांजिशन हो रहा है, ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में हो रहा है, तो जिन दो वाइब्रेशनल लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है, उनके वेव फंक्शंस, उन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के वाइब्रेशनल वेव फंक्शंस जो होंगे, उनके ओवरलैप इंटीग्रल के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी ऑफ वाइब्रोनिक ट्रांजिशन। यानी इंटेंसिटी ऑफ वाइब्रोनिक ट्रांजिशन किस पर डिपेंड कर रहा है? स्क्वायर ऑफ द ओवरलैप इंटीग्रल। किसका ओवरलैप इंटीग्रल? उन दो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स का वेव फंक्शन जिनके बीच में ये वाइब्रोनिक ट्रांजिशन हो रहा है। Semi-classical interpretation. Electronic transitions are necessarily instantaneous as compared to the time scale of nuclear motion. अब इसका ये मतलब है कि अभी आपको मैंने बताया कि न्यूक्लियस बल्की होता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो जब तक न्यूक्लियस अपना पोजीशन चेंज कर पाता है तब तक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो चुका रहता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में समय कम लगता है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस होता है, तात्क्षणिक होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, लेकिन न्यूक्लियस को मूव करने में समय ज़्यादा लग जाता है। If the vibrational level of a molecule changes during an electronic transition, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में, और इस दरमियान वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल चेंज हो रही है, तो द न्यू वाइब्रेशनल लेवल मस्ट बी इंस्टेंटेनियस कंपैटिबल। यानी ग्राउंड स्टेट का जो वाइब्रेशनल लेवल है वो एक्साइटेड स्टेट के वाइब्रेशनल लेवल के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। किन टर्म्स में? विद द न्यूक्लियर पोजीशन एंड मोमेंटा ऑफ इनिशियल वाइब्रेशनल लेवल। तो ये कंपैटिबिलिटी किस टर्म में होनी चाहिए? न्यूक्लियस के पोजीशन के टर्म्स में और इनिशियल वाइब्रेशनल लेवल के मोमेंटा के टर्म्स में। जब कोई वाइब्रेशनल लेवल में चेंज हो रहा है, वाइब्रोनिक ट्रांजिशन हो रहा है किसी मॉलिक्यूल में, तो जो नया वाइब्रेशनल लेवल है वो इनिशियल वाइब्रेशनल लेवल के साथ कंपैटिबल होना चाहिए, न्यूक्लियस की पोजीशन और इनिशियल वाइब्रेशनल लेवल के मोमेंटा के टर्म्स में। ये सेमी क्लासिकल इंटरप्रिटेशन है फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल का। द वाइब्रेशंस और ऑक्सीलेशंस ऑफ अ मॉलिक्यूल आर कंसीडर्ड सिंपल टू सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। वाइब्रेशंस जो होंगे सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के समान होंगे मॉलिक्यूल की, ये तो कॉमन बात है। द नेसेसरी कंडीशंस कैन अकर एट द टर्निंग पॉइंट्स वेयर द मोमेंटम इज़ ज़ीरो। अब किस नेसेसरी कंडीशन की बात किया? यहाँ आपने देखा कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए न्यूक्लियस की पोजीशन और इनिशियल वाइब्रेशनल लेवल के मोमेंटा के टर्म्स में। तो ये दो जो कंडीशंस है कंपैटिबिलिटी की, ये दो कंडीशंस कहाँ पे फुलफ़िल होती हैं? जो एनर्जी लेवल डायग्राम आप देखते हैं मोर्स पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू, जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स को शो किया जाता है, उसमें जो टर्निंग पॉइंट्स आती हैं वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स की, वहाँ पर ये कंडीशन फुलफ़िल होता है। यदि आपको ये चीज़ अभी समझ में नहीं आ रही है तो आगे के स्लाइड्स में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल का मोर्स पोटेंशियल एनर्जी कर्व देखेंगे, उसमें ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आएगी। बट यहाँ पर आपको जो चीज़ नोटिस करना है इस स्लाइड में
वो पॉइंट ये है कि ये जो दो कंडीशंस हैं, न्यूक्लियर पोजीशन और इनिशियल वाइब्रेशनल लेवल का मोमेंटा, ये दोनों कंडीशन कहाँ पे फुलफ़िल होती हैं? मोर्स पोटेंशियल एनर्जी कर्व में जो वाइब्रेशनल लेवल है उनके टर्निंग पॉइंट्स पे ये कंडीशन फुलफ़िल होती हैं। एक्सप्लेनेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय मोर्स पोटेंशियल एनर्जी कर्व। अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स को किससे डिनोट किया जाता है? मोर्स पोटेंशियल एनर्जी कर्व्स के थ्रू। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं मोर्स पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट और इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट किया गया है। अब इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के अंतर्गत इंक्लूडेड होते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स, ये भी आपको पता है। इससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये देख चुके हैं। तो वाइब्रोनिक ट्रांजिशन कैसे होगा? ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के किसी भी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से जब ट्रांजिशन होगा एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक लेवल में, जैसा इस एरो के थ्रू आप देख रहे हैं कि ग्राउंड स्टेट के वाइब्रेशनल लेवल 0 से ट्रांजिशन हो रहा है एक्साइटेड स्टेट के वाइब्रेशनल लेवल 2 में। No selection rule exists for vibrational transition accompanying electronic transition. इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है और उस दरमियान यदि वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी हो रहा है तो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के लिए कोई स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल नहीं है। यानी वाइब्रेशनल ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के V=0, V=1, V=2 लेवल से भी हो सकता है और एक्साइटेड स्टेट के V'=0, V'=1, V'=2 में भी हो सकता है। यानी ग्राउंड स्टेट के किसी भी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से एक्साइटेड स्टेट के किसी भी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन हो सकता है। जैसे बाकी स्पेक्ट्रोस्कोपी जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखते हैं ΔV = +-1, ΔV = +-2। इस तरह का कोई स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल यहाँ वाइब्रोनिक ट्रांजिशन में लागू नहीं होता। ट्रांजिशन टेक्स प्लेस बिटवीन पोजीशंस हैविंग मैक्सिमम वाइब्रेशनल वेव फंक्शन। ट्रांजिशन टेक्स प्लेस बिटवीन पोजीशंस हैविंग मैक्सिमम वाइब्रेशनल वेव फंक्शन। जहाँ वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन हो रहा है तो कहाँ से ट्रांजिशन होगा? ट्रांजिशन वहीं से होगा जहाँ पर उसका वेव फंक्शन अधिकतम है। फॉर V=0 ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर्व। यदि ग्राउंड स्टेट का वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल 0 से ट्रांजिशन देख रहे हैं तो वहाँ पर मैक्सिमम वेव फंक्शन कहाँ पर पाया जाएगा? वाइब्रेशनल लेवल के सेंटर में। तो वहाँ मिड पॉइंट से सबसे ज़्यादा ट्रांजिशन होगा क्योंकि वहाँ पे वेव फंक्शन मैक्सिमम है। लेकिन जब V'=0 यानी V=1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है तो ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर्व। पोटेंशियल एनर्जी कर्व के इन्फ्लेक्शन या टर्निंग पॉइंट से ट्रांजिशन होता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन विदाउट चेंज इन न्यूक्लियर पोजीशन कैन बी रिप्रेजेंटेड थ्रू वर्टिकल लाइंस। यानी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जिस दरमियान ट्रांजिशन के दरमियान जब न्यूक्लियस के पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता है तो उसे वर्टिकल लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसे वर्टिकल ट्रांजिशन कहते हैं। वैसे भी जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है तो उस समय इतना कम टाइम लगता है कि न्यूक्लियस की पोजीशन में कोई नोटिस करने योग्य चेंज नहीं आता है। इसलिए हम मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जब होता है तो न्यूक्लियर पोजीशन में चेंज नहीं होता, न्यूक्लियस अपने पोजीशन पे फिक्स्ड रहता है। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डज नॉट चेंज ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन। तो अब हमने ये माना है कि न्यूक्लियस अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड है, तो इस कारण से इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी किसी मॉलिक्यूल में चेंज नहीं होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के समय। Most probable transition takes place from the most probable initial state. ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ से होगी? जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगा, जहाँ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबल इनिशियल स्टेट, वहाँ से ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। एट लो टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द वाइब्रेशनल ग्राउंड स्टेट।
जब टेम्परेचर कम होगा तब मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाए जाएंगे? लोवेस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी, ग्राउंड स्टेट की लोवेस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी यानी V इज इक्वल टू 0 स्टेट पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। वाइब्रेशनल ग्राउंड स्टेट V इज इक्वल टू 0 हैज़ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एट दी सेंटर। इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम पाए जाएंगे V इक्वल टू 0 में, और वहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? सेंटर में प्रोबेबिलिटी होगी। द फाइनल वाइब्रेशनल लेवल ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी कर्व। इनिशियली तो आपने देख लिया कि जब V इज इक्वल टू 0 से ट्रांजिशन होगा तो कहाँ से होगा? सेंटर से होगा। V नॉट इक्वल टू 0 यानी V इक्वल टू 1, 2, 3 के केस में कहाँ से होगा? टर्निंग पॉइंट से होगा। यदि अभी भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आगे डायग्राम के थ्रू वो और समझ में आएगी क्लियरली। फ़िलहाल के लिए तो आप ये समझ लीजिए कि V इक्वल टू 0 है तो ट्रांजिशन सेंटर से होगा। क्यों? क्योंकि वेव फंक्शन या वेव फंक्शन वहाँ पे मैक्सिमम है, और V नॉट इक्वल टू 0 के केस में टर्निंग पॉइंट या इन्फ्लेक्शन पॉइंट से ट्रांजिशन होता है। लेकिन शुरू की बात तो हो गई, अंत कहाँ पे होगा? ट्रांजिशन जब हो रहा है तो जो फाइनल स्टेट है उसमें कौन से वाइब्रेशनल स्टेट में ट्रांजिशन होगा? ये किस पे डिपेंड करता है? पोटेंशियल एनर्जी, जो ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है और एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की जो पोटेंशियल एनर्जीज़ हैं उन दोनों के रिलेटिव पोजीशन पर डिपेंड करता है कि एक्साइटेड स्टेट के कौन से वाइब्रेशनल लेवल में ट्रांजिशन होगा। ये आगे के डायग्राम से और क्लियर होगा। द फाइनल वाइब्रेशनल लेवल हैविंग द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी लाइज एट द सेम वैल्यू ऑफ RE एज द मोस्ट प्रोबेबल कन्फिगरेशन ऑफ द इनिशियल स्टेट। यानी जो फाइनल वाइब्रेशनल लेवल है उसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कौन से वाइब्रेशनल लेवल की होगी? उस वाइब्रेशनल लेवल की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी जहाँ पे RE यानी इक्विलिब्रियम डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस सेम होगा। RE की वैल्यू जहाँ पर सेम होगी वहाँ पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी ट्रांजिशन की। इनिशियल स्टेट के RE और फाइनल स्टेट के RE जिस वाइब्रेशनल लेवल पे सेम होंगे वहाँ पे ट्रांजिशन होगा। फॉर V डैश इज इक्वल टू 0 RE इज एट द सेंटर। तो अगर एक्साइटेड वाइब्रेशनल लेवल V डैश इज इक्वल टू 0 में ट्रांजिशन हो रहा है तो वहाँ पर वेव फंक्शन कहाँ पे मैक्सिमम होता है? सेंटर पे। तो ट्रांजिशन कहाँ पे होगा? सेंटर पे। यानी V इक्वल टू 0 से V डैश इक्वल टू 0 पे ट्रांजिशन होगा तो वो सेंटर टू सेंटर होगा। डायग्राम से और क्लियर हो जाएगा। फॉर V डैश इज इक्वल टू 1, 2, 3 RE इज एट द टर्निंग पॉइंट। यानी अगर हम फाइनल स्टेट V डैश 1, 2, 3 की बात करते हैं तो ग्राउंड स्टेट की RE और फाइनल या एक्साइटेड स्टेट की RE की वैल्यू कहाँ पर सेम होगी? टर्निंग पॉइंट्स पर सेम होगी। नेक्स्ट डायग्राम। अब हम लोग डायग्राम के थ्रू फाइब्रोनिक ट्रांजिशन को समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है जिसमें वाइब्रेशनल लेवल्स को V इक्वल टू 0, 1, 2, 3 के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है, और एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में वाइब्रेशनल लेवल V डैश इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। तो अभी तक जितने रूल्स हमने पढ़े हैं उनके अनुसार यदि ट्रांजिशन जो ग्राउंड स्टेट के वाइब्रेशन लेवल V इक्वल टू 0 से ट्रांजिशन होता है तो वो वहाँ के सेंटर से शुरू होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वेव फंक्शन उस वाइब्रेशनल लेवल का मैक्सिमम होता है। लेकिन जो फाइनल स्टेट है, फाइनल एनर्जी स्टेट है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट, उसके कौन से वाइब्रेशनल लेवल में ट्रांजिशन होगा ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? थोड़ी देर पहले हमने रूल में देखा था कि इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है एक्स एक्सिस पे है डिस्टेंस और वाई एक्सिस पे है एनर्जी। तो यहाँ जो ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक लेवल है उसकी एनर्जी उसका डिस्टेंस RE है और एक्साइटेड एनर्जी लेवल का डिस्टेंस RE डैश है। तो आपको फिगर से क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पे RE और RE डैश की वैल्यू इक्वल है। तो इस कंडीशन में यदि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन V इक्वल टू 0 से होगा तो कहाँ से स्टार्ट होगा? सेंटर से स्टार्ट होगा। और कहाँ एंड होगा? V डैश इक्वल टू 0 में एंड होगा। सेकेंड कंडीशन देखते हैं। सेकेंड कंडीशन है कि ग्राउंड
लेवल का जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है RE, उसकी वैल्यू कम है एक्साइटेड स्टेट के डिस्टेंस RE डैश से। तो यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो दोनों इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल फर्स्ट कंडीशन में एक दूसरे के ऊपर थे, उनका पोजीशन थोड़ा सा चेंज हो गया है सेकंड कंडीशन में। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम डिस्टेंस जो है एक्साइटेड स्टेट में वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड स्टेट। तो अगर यहाँ पे हम ट्रांजिशन देखते हैं v इक्वल टू 0, अगेन सेंटर से शुरू होगा, लेकिन कहाँ तक जाएगा ये देखिए आप, ट्रांजिशन कहाँ तक जा रहा है, v डैश इक्वल टू 2 तक जा रहा है। v डैश इक्वल टू 0 पे ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा क्योंकि वर्टिकल ट्रांजिशन होना है और उसकी पोजीशन RE डैश जो है ज़्यादा होने के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व है उसकी जो पोजीशन है वो ग्राउंड स्टेट के पोटेंशियल एनर्जी कर्व की पोजीशन से डिफरेंट है। तो यहाँ पे v इक्वल टू 0 से ट्रांजिशन कहाँ पे पॉसिबल हो रहा है, v डैश इज इक्वल टू 2 पे ट्रांजिशन पॉसिबल हो रहा है। थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन में RE डैश की वैल्यू एक्साइटेड स्टेट में जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है ग्राउंड स्टेट के इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से। तो इस डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा कि जो दोनों ग्राउंड एनर्जी लेवल और एक्साइटेड एनर्जी लेवल के जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व्स हैं वो उनका पोजीशन एक दूसरे से बहुत ही अलग है। तो अगर यहाँ पे ट्रांजिशन होता है v इक्वल टू 0, अगेन सेंटर से शुरू होगा और कहाँ पे एंड होगा, v डैश इज़ इक्वल टू 4, 5, 6 और न जाने कितने एनर्जी लेवल आगे। यानी यहाँ पर आप जो डैश लाइन दिख रहा है वो इस मॉलिक्यूल के डिसोसिएशन लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। तो जब ये ट्रांजिशन होगा जहाँ RE डैश की वैल्यू बहुत अधिक होगी RE की तुलना में, तो मॉलिक्यूल में जो ट्रांजिशन है डिसोसिएशन लिमिट से आगे बढ़ जाता है, मॉलिक्यूल में डिसोसिएशन देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ 3 कंडीशंस हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का, जिसपे RE की वैल्यू RE डैश के बराबर थी। तो ट्रांजिशन कहाँ से हुआ, फर्स्ट कंडीशन में आप देखिए v इक्वल टू 0 से v डैश इक्वल टू 0 पे ट्रांजिशन हुआ। सेकेंड कंडीशन में आइए तो जहाँ पे एक्साइटेड स्टेट का जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है RE डैश अधिक है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस ग्राउंड स्टेट के, तो यहाँ ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होता है, v इक्वल टू 0 से ट्रांजिशन होगा v डैश इज़ इक्वल टू 2 में। और जब RE डैश की वैल्यू बहुत अधिक होती है RE की तुलना में, तो ट्रांजिशन होगा v इक्वल टू 0 से v डैश इज़ इक्वल टू डिसोसिएशन लिमिट क्रॉस कर जाएगा ये। अब स्पेक्ट्रा किस प्रकार का मिलता है, 1 बाय 1 देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन में जो स्पेक्ट्रा देखने को मिलेगा वो है ये। अब यहाँ पर स्पेक्ट्रा में ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 0, 0, 0, 0, 0, 0 का मतलब क्या है, ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है, v इक्वल टू 0 से v डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कौन से ट्रांजिशन की सबसे ज़्यादा है प्रोबेबिलिटी 0 to 0 ट्रांजिशन की। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम डिस्टेंस दोनों ही कंडीशन में सेम है। और वहीं v इक्वल टू 1 से v डैश इक्वल टू 0 में ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी कम है। क्यों? क्योंकि अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं, रूम टेम्परेचर पे अगर हम स्टडी कर रहे हैं, तो रूम टेम्परेचर पे मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन्स का, लोवेस्ट एनर्जी लेवल्स में, यानी ग्राउंड एनर्जी लेवल के ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल में v इक्वल टू 0 में। इसलिए v इक्वल टू 1 में पॉपुलेशन कम होने के कारण वहाँ से ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी भी कम होगी। तो स्पेक्ट्रल लाइन की ऊंचाई भी यहाँ पे आपको कम देखने को मिल रही है। और उसी प्रकार से 2,0, 3,0 की भी जो लेंथ है वो कम होती जाएगी। सेकेंड कंडीशन में अगर हम देखते हैं स्पेक्ट्रा किस प्रकार का मिल रहा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर 2,0 यहाँ पर v इक्वल टू 0 से v डैश इक्वल टू 2, यहाँ पे गलती से मैंने 1,0 को v इक्वल टू 1 और v डैश इक्वल टू 0 कह दिया था। वो एक्चुअली है v इक्वल टू 0 से v डैश इक्वल टू 1। तो यहाँ जो सेकेंड डायग्राम है 2,0, इसका मतलब है v इक्वल टू 0 से v डैश इक्वल टू 2 में जब ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसका लेंथ सबसे ज़्यादा है स्पेक्ट्रा का। और
1,0 यानी v इक्वल टू 0 से v डैश इक्वल टू 1 की ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कम है, और उसी प्रकार से 0 से 0 की ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी भी कम है। थर्ड कंडीशन का जो डायग्राम है वो इस प्रकार का मिलेगा। यहाँ पे जो सबसे लोएस्ट प्रोबेबिलिटी 0 to 0 ट्रांजिशन, 0 to 1, 0 to 2, 0 to 3, 0 to 4, 0 to 5, इन सभी का ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कम है। लेकिन जैसे जैसे वी डैश की वैल्यू बढ़ती जाएगी 4, 5, 6, तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बढ़ती चली जा रही है। आपको लाइन के लेंथ से आपको समझ में आ रहा है, और थोड़े समय के बाद ये डिसोसिएशन लिमिट को भी क्रॉस कर जा रहा है। आपको मैंने कहा था कि जब वाइब्रेशनल ग्राउंड स्टेट v इक्वल टू 0 से ट्रांजिशन होता है तो ट्रांजिशन सेंटर से होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वेव फंक्शन मैक्सिमम है। इस डायग्राम में आप उसको समझ सकते हैं। ये जो डैश्ड लाइन है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ डेंसिटी जो इलेक्ट्रॉन की है मैक्सिमम v इक्वल टू 0 में मैक्सिमम कहाँ पे है? सेंटर में। और वही v इक्वल टू 1, v इक्वल टू 2, इनके केसेस में ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कॉर्नर्स से, टर्निंग पॉइंट से, इन्फ्लेक्शन पॉइंट से होगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी या इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो वहाँ पर मैक्सिमम है। अब इस डायग्राम में 3 प्रकार के ट्रांजिशंस दिखाए जा रहे हैं। v इक्वल टू 0 से v डैश इक्वल टू 0 यानी 0, 0, 0, 1 और 0, 2 ट्रांजिशन दिखाया जा रहा है। तो किसकी, अगर हम इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखते हैं तो किसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी? 0 से 0 की ट्रांजिशन की एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है, 0 to 1 की एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, और 0 to 2 की एनर्जी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है। तो जैसे जैसे इस ग्राफ में आप देख सकते हैं एब्जॉर्बेंस को प्लॉट किया गया है वेवलेंथ के अगेंस्ट। वेवलेंथ यदि बढ़ती है तो एनर्जी कम होती है। तो सबसे टॉप पे सबसे ऊंचा स्पेक्ट्रा, सबसे अधिक पीक हाइट वाला स्पेक्ट्रा कौन सा है? ट्रांजिशन दे रहा है 0 to 0 ट्रांजिशन दे रहा है। क्यों? क्योंकि 0 to 0 की इस डायग्राम से, फर्स्ट डायग्राम से आप कंपेयर करके देखिए, 0 to 0 ट्रांजिशन की एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है, तो वो हायर वेवलेंथ पर देखने को मिलता है। जबकि 0 to 1 ट्रांजिशन जो है उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट 0 to 0 के कंपैरिजन में ज़्यादा है, इसलिए वो लोअर वेवलेंथ पे देखने को मिलता है। और सबसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट है 0 to 2 ट्रांजिशन की, तो वो सबसे कम वेवलेंथ में देखने को मिलता है।